Hi friends, hope you enjoyed my first lecture, and now I share my second lecture which is based on consideration. तो हम लोग शुरू करते हैं कंसिडरेशन जैसा फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि कंसिडरेशन क्या होता है। तो जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मिलकर जब प्रॉमिस बन जाता है तो प्रॉमिस व्हेन सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस क्या था वो हमने देखा कि अगर पेन किसको बेचना है और दूसरे ने उसको बोला कि मुझे ख़रीदना है, तो एक को पेन मिला, दूसरे को उसके बदले में क्या मिला उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। ठीक है, तो हम इसके साथ साथ में नोट्स भी लेते जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि पर्सन हु इज़ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो जो भी पार्टी है, जो भी ऑफ़र है या एक्सेप्टेंस है, जो भी प्रॉमिस हुआ है, उसके लिए जो पार्टीज़ हैं उनको अगर रिटर्न में कुछ मिलता है तो वही होता है कंसिडरेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपने, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप इतना लिखेंगे, आपने समझ के लिया इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हम मीनिंग में सिंपल आप लिखेंगे कि मीनिंग सिंपल वर्ड्स में क्या मतलब है, इसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम क्यू, विच मीन्स। अब ये क्विड प्रो क्यू समझ में नहीं आएगा, तो इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो समथिंग इन रिटर्न हम इसको बोल सकते हैं कि किसी चीज़ के बदले में कुछ देना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन जो है इसका सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है, उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेक्शन 2D लिख लीजिए, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है, द प्रॉमिसी, इसको समझ लीजिए पहले, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, तो प्रॉमिसर की इच्छा से, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्रॉमिसर की इच्छा से प्रॉमिसी अगर कुछ करता है या करने से बचता है। नेक्स्ट, और डस और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। कर रहा है और करने से बच रहा है, और promises to do और abstain from doing something। करने वाला है या करने से बच रहा है, बचने वाला है। ठीक है, तो उस एक्ट को या उस प्रॉमिस को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें समझ में आई कि इसको अगर हम एनालाइज़ करें, इस डेफिनेशन को हम एनालाइज़ करें तो हम तीन चीज़ों की तरफ जाएंगे। फर्स्ट है उसमें एन एक्ट। ठीक है, एक्ट है मीन्स डूइंग समथिंग, कुछ भी करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी लिख लेते हैं। फर्स्ट हम इसका थ्री एलिमेंट्स में फर्स्ट जो आएगा वो है एन एक्ट मीन्स डूइंग समथिंग। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई सा भी एक्ट। समझो अभी कंस्ट्रक्शन का काम है, ए ने बी को कंस्ट्रक्शन का काम दिया और उसके बदले में बी ने ए को क्या दिया, उसके बदले में 5 लाख रुपीज़ वो पे करेगा
बी ए को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया एक्ट, कौन सा हुआ, कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ, और उसके बदले में उसको जो दिया वो है कंसिडरेशन, मीन्स 5 लाख रुपीज़ जो दिए वो है कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है एब्सटिनेंस, ये हमने डेफिनेशन में ही देखा, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस। तो यहाँ पर सच एक्ट हमने देख लिया, डूइंग समथिंग। एब्सटिनेंस क्या होता है, एब्सटिनेंस मीन्स नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्क। जब यहाँ पर हम बोलते हैं कि हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब काम किया भी और नहीं किया भी, नहीं किया का भी कुछ तो उसका कंसिडरेशन होता है, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है प्रॉमिस, तो इसको हम लिख लेते हैं सेकंड वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर हम थर्ड की बात जब करेंगे तब है प्रॉमिस। तो ये डेफिनेशन से ही हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, एक्ट, एब्सटिनेंस एंड प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस ये वो वाला प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस को यहाँ 3 मोड्स में किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तीनों फॉर्म में प्रॉमिस हो सकता है, ठीक है। उसको हम आगे चल के डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जब कंसिडरेशन हम डिस्कस करेंगे तब हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन में ना, सॉरी, एक डेफिनेशन हम एक और करते हैं। डेफिनेशन एक और है जस्टिस पैटरसन की, ठीक है। तो जस्टिस पैटरसन लिख लेते हैं, इसमें जस्टिस पैटरसन का डेफिनेशन है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग which is of some value in the eyes of law, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में तो आया समथिंग इन रिटर्न, लेकिन जस्टिस पैटरसन ने क्या बोला कि दैट समथिंग will be having some value in the eyes of law। सपोज़, अभी आपको अच्छे से समझेगा, सपोज़ आपके पास बाईसाइकिल है, ए के पास बाईसाइकिल है, वो उसको 1000 रुपीज़ में बी को बेचना चाहते हैं। तो लॉ के हिसाब से 25,000 का बाईसाइकिल 20,000 में बेच दो, लेकिन 25,000 का 1,000 में या फ्री में आप नहीं दे सकते। तो पैटरसन के हिसाब से सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, दैट कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यूज इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। यस, काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन को वी ऑलरेडी डिस्कस कि 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन आर देयर। तो फर्स्ट हम लेते हैं पास कंसिडरेशन। जब हम डेफिनेशन में ही हमने देखा, डेफिनेशन 2D जो हमने डिस्कस किया, उसमें है हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। तो इसका मतलब है हैज़ डन, पास्ट में कुछ किया है, पास्ट में उसका कंसिडरेशन देना। सपोज़ ट्यूशन्स होता है, क्लास ट्यूशन्स होता है, या किसी और तरह की क्लासेस होती है, टैली का क्लासेस वगैरह है, या कोई और होम ट्यूशन है, तो उसमें क्या होता है, पहले उसको टीचिंग का सर्विस देते हैं, बाद में उसका पेमेंट किया। तो जो कंसिडरेशन पे किया है वो पास्ट प्रॉमिस के लिए किया है, तो यहाँ पर ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। प्रेजेंट कंसिडरेशन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, पास्ट कंसिडरेशन को, पास्ट कंसिडरेशन when consideration by a party for a present promise was given in the past,
दैट इज बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये याद रखना कि इसमें आप ट्यूशन्स का एग्ज़ाम्पल डाल सकते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेजेंट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन मीन्स कोई भी शॉप का देख लो, शॉप पे जाएंगे, आप पैसा देंगे, सामान लेंगे, सेम टाइम पे आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, दोनों पार्टीज़ ने सेम टाइम पे अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तो वो हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। वेरी सिंपल। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। रिटन नोट्स के लिए आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन, consideration which moves simultaneously with the promise is called present consideration। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन के लिए आप याद रखेंगे ट्यूशन्स का एग्जांपल, किसी भी टाइप का ट्यूशन का आप एग्जांपल उसमें लिख सकते हैं। सेकंड, उसमें प्रेजेंट में किसी भी तरह का शॉपकीपर का आप एग्जांपल उसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थर्ड है फ्यूचर कंसिडरेशन। देखिए आप, फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, तो फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है कि जो फ्यूचर में फुलफ़िल होने वाली प्रॉमिस है उसका कंसिडरेशन भी फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको एक पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हेन कंसिडरेशन ऑन बोथ साइड is to move at future date is called future consideration। और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसमें अब हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने बोला कि पी प्रोमिसेस टू डिलीवर 100 बैग्स। अब पी ने 100 बैग्स क्यू को डिलीवर करना है। ठीक है, और उसके बदले में क्यू ने पेमेंट करना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर तभी के तभी उसको डिलीवर कर दिया जाता तो वो तो हो जाता प्रेजेंट कंसिडरेशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, पी ने जो 100 बैग्स डिलीवर करने थे क्यू को, वो पी ने बोला मैं नेक्स्ट वीक में करूँगा। ठीक है, तो क्यू ने क्या बोला, ठीक है आप नेक्स्ट वीक में करेंगे, मैं उसके नेक्स्ट वीक में आपको पेमेंट कर देगा। तो दोनों ने अपनी प्रोमिसेस फ्यूचर के लिए छोड़ दी, तो वो होता है फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट हम लेते हैं असेंशियल्स। ठीक है, असेंशियल्स एंड लीगल रूल्स। अब किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी जो चाहिए वो चाहिए ही होता है। ठीक है, तो असेंशियल्स एंड उसको हम बोल सकते हैं लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन। तो इसको भी हम वन बाय वन नोट डाउन करते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, First, consideration is must for every contract। ठीक है, तो हमारा जनरल रूल क्या है कि नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएटेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 25 में एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872 में एक्सप्लेन किया गया है कि नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कंसिडरेशन इज़ मस्ट फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ पर कुछ लेन देन नहीं होगा वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इस पेन के बदले में आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो पेन नहीं मिलेगा। तो जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो भी कंसिडरेशन है वो मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। जब हम कंसिडरेशन का डेफिनेशन किया था उसमें फर्स्ट लाइन ही हमारा ऐसा था, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, मीन्स डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर इज़ मस्ट फॉर एवरी कंसिडरेशन। ठीक है, तो जो भी कंसिडरेशन होगा वो प्रॉमिसर का डिज़ायर के ऊपर बेस्ड होगा। तो हमारा सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि डिज़ायर होना चाहिए प्रॉमिसर का, इच्छा होनी चाहिए प्रॉमिसर की। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा केस है, हम उसको डिस्कस करेंगे। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, 1880 का केस है ये हमारा। तो इसमें क्या हुआ था, जो दुर्गा प्रसाद है उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑर्डर से वहाँ पर प्रीमाइसेस, मार्केट प्रीमाइसेस बनाना शुरू कर दिया था विथ हिज ओन एक्सपेंसेस। अपने खर्चे पे वहाँ पे उसने मार्केट प्रीमाइसेस बनाया। और उसका डील क्या हुआ बाकी लोगों के साथ कि जो भी मार्केट में जो जिसका भी शॉप होगा उसमें जो भी आर्टिकल सोल होगा तो उसको उसके बदले में उसको कमीशन दिया जाएगा दुर्गा प्रसाद को, जिसने प्रीमाइसेस बनाया एज़ पर कलेक्टर ऑर्डर। ठीक है, तो वहाँ पर उसने जो भी आर्टिकल सोल्ड होगा उस पर उसको कमीशन चाहिए। वहाँ पर कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो जो दुर्गा प्रसाद था उन्होंने केस फाइल कर दिया फॉर रिकवरी ऑफ कमीशन। तो कमीशन का रिकवरी के लिए उन्होंने केस फाइल किया। और तो कोर्ट ने उनको क्या कहा, कोर्ट ने ये कहा कि योर प्रॉमिस टू पे कमीशन वॉज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, क्योंकि सिंस deconstructed the market not at all desire of shopkeepers but at the desire of collector। तो जो प्रीमाइसेस था वो शॉपकीपर्स की डिज़ायर पे नहीं बना था, इसलिए these shopkeepers are not liable to pay the commission to दुर्गा प्रसाद। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें थर्ड essentials, consideration may move from the promisee or any other person। ठीक है, तो जब हम फिर से हम डेफिनेशन पे जाते हैं, when at the desire of promisor, the promisee or any other person। जब यहाँ पर हम आते हैं तो promisee और any other person, promisee खुद भी या किसी और पर्सन के थ्रू भी अगर कंसिडरेशन होता है तो वो वैलिड कंसिडरेशन है। ठीक है, तो इसको आप लिख लो। एक इसमें भी बहुत अच्छा केस हमने डिस्कस करना है, चिन्नाया वर्सेस रमाया। ये भी 1881 का केस है, हम लिख लेते हैं इसको।
यहाँ पर क्या होता है कि जो डॉटर है, ठीक है, यहाँ पर एक मदर है, मदर ने अपना जो प्रॉपर्टी सारा अपनी डॉटर आर को, रमाया को गिफ्ट कर दिया और बदले में कहा कि इसमें से कुछ अमाउंट अपने मैटरनल अंकल को दे दो। तो चिनाया उसके मैटरनल अंकल है, तो हर महीने या हर साल उसको एक अमाउंट पे करो अपने मैटरनल अंकल को, ठीक है। तो डॉटर ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली और अंकल के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने वो अमाउंट देना बंद कर दिया। तो जो मैटरनल अंकल था चिन्नाया, उसने क्या किया, फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उसमें रमाया ने कहा कि ये तो मेरे साथ तो कंसिडरेशन ही नहीं हुआ क्योंकि मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, तो मेरे इच्छा से नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर कोर्ट ने कहा कि द कंसिडरेशन डिड नॉट मूव फ्रॉम सी टू आर, मतलब दो द कंसिडरेशन इज नॉट बिटवीन द चिनाया एंड रमाया, बट इट मूव्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम रमायाज मदर टू रमाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पर्पस था कि वो प्रॉमिसी और उसके बिहाफ से कोई एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि रमाया इज चिन्नाया इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट, मेंटेनेंस अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ एसेंशियल, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो जो भी कंसिडरेशन है वो पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा। कंसिडरेशन कैसे भी हो सकता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। तो नेक्स्ट हम आते हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। सेम कंसिडरेशन, लिख लीजिए इसको, नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर आपको जस्टिस पैटरसन का जो डेफिनेशन था वो आपको याद करना पड़ेगा कि दैट कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। तो उसका एडिक्वेट होना चाहिए, उतना होना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपने सेम वही लेना है फिर से कि अगर जो हीरो होंडा था या मोटरसाइकिल था, वो 45,000 का अमाउंट है उसको आप जो पी है वो 1,000 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एन एडिक्वेट अमाउंट, ठीक है। तो ये एक तरह का कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। कंसिडरेशन, नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट बी real and not illusory, real means क्या, which is not physically and legally impossible। आपने वो सुना ही होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर पी ने प्रॉमिस किया कि मैं इस जो डेड बॉडी को अलाइव कर देगा, ठीक है, लाइव कर देगा, तो इसके बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन देना है। लेकिन सबको पता है जो पी है वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो रियल नहीं है, इल्यूजरी है। तो इस तरह की जो प्रॉमिसेस हैं जो इम्पॉसिबल टू अचीव हैं, उस तरह की जो प्रॉमिसेस हैं उस पे जो कंसिडरेशन है वो रियल नहीं होता है। तो रियल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी, नेक्स्ट 7, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ठीक है। तो ये लॉफुल होना चाहिए। कैसे लॉफुल होगा, अगर किसी
किसी भी लॉ के प्रोविज़न के अगेंस्ट नहीं होगा तो वो लॉफुल है। अगर उसका नेचर परमिटेड, अगर इस तरह उसका नेचर ही ऐसा है कि वो तो अगेंस्ट द लॉ है, तो वो चीज़ नहीं होगी, उसके लिए कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, उसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए। उस कंसिडरेशन में, जो कंसिडरेशन का बेसिक है, उसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और ये शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और शुड नॉट बी इमोरल। तो इन चारों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। आप लोग वीडियो पॉज करके उसको लिख सकते हैं। इट इज फ्रॉडुलेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो ये अब हमारा सारा हो गया, इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू कंसिडरेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, एंड काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, एंड व्हाट आर द लीगल रूल्स रिलेटेड टू कंसिडरेशन। नेक्स्ट वी मूव टू एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, किसी भी चीज़ का अपोजिट, अपवाद। तो जैसे यहाँ पर हमने बोला, यहाँ पर एक ही रूल था, हमने सेक्शन 25 में जो पढ़ा कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉ में ऐसे भी कुछ प्रोविजंस दिए हैं जो एक्सेप्शन टू दिस रूल है। जैसे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शंस वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लेते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, अब किसी भी प्रॉमिस में अगर नेचुरल लव है और उसको उसके बदले में कुछ दिया है, उस प्रॉमिस को फर्स्ट पार्टी ने उसको फुलफ़िल किया है, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सपोज़ पी जो है, उसने नेचुरल लव एंड अफेक्शन के चलते में अपने बेटे को 100,000 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, और पी ने उसको राइटिंग में लिख दिया, रजिस्टर भी कर लिया, तो एग्रीमेंट इज़ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। उसमें कोई कंसिडरेशन ने उसको कुछ भी नहीं दिया उसके बदले में, लेकिन पी ने क्यू सन को 1,000 रुपीज़ दिए हैं यूज़ करने के लिए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। इफ़ एन एग्रीमेंट इज इन अ रिटर्न एंड registered form and is based on the natural love and affection between close relatives, it is enforceable by law even without having any consideration. ठीक है, कंसिडरेशन। ठीक है, सेकेंड, compensation for
पास्ट वॉलंटरी सर्विस, अगर पास्ट में कुछ किया है, कोई ऐसी सर्विसेज की है जिसका उसको पेमेंट बाद में दिया जा रहा है, तो वो क्या है, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दो द कंसिडरेशन इज एब्सेंट, कंसिडरेशन वहाँ पर कुछ है ही नहीं, किसी ने कोई पास्ट वॉलंटरी सर्विस किया था, उसका पेमेंट उसको बाद में दे दिया गिफ्ट एज अ गिफ्ट, एज अ प्राइस, तो वो क्या हो गया, उसमें कंसिडरेशन ना होते हुए भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी एंड क्यू का फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब क्यू जो है वो पानी में डूब रहा था, पी ने उसको वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से जाके उसको बचाया, उसने उसको, फिर बचाने के बाद क्यू ने उसको थैंक्स बोला, उसको 10,000 रुपीज़ प्राइज़ में भी दे दिए, तो ये एक पी एंड क्यू के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दो देयर इज़ नॉट एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर की यहाँ पर कोई डिज़ायर नहीं थी पहले से, इसका जो एक्ट था पी का वो वॉलंटरी एक्ट था, तो उसके लिए अगर उसको पे किया गया है तो वो हो जाएगा वैलिड कंसिडरेशन और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नो कंसिडरेशन, दो देयर इज़ नो कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज़ परफेक्टली अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, टाइम बार डेब्ट क्या होता है। तो टाइम बार अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन, इसमें थोड़ा सा हमें हट के जाना पड़ेगा। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार अगर जो उसकी सीमा निर्धारित है, जो उसका टाइम निर्धारित है, उसमें उस डेब्ट की रिकवरी नहीं हो पाती है, तो वो होता है टाइम बार डेब्ट। ठीक है, तो अगर प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेब्ट, तो अगर उस तरह का कोई टाइम बार डेब्ट आपने प्रॉमिस किया है तो उसमें भी कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट गिफ्ट, फोर्थ वन, गिफ्ट ऑलरेडी मेड। वेरी सिंपल है कि जो आप एक बार गिफ्ट दे चुके हैं उसके लिए आप दोबारा से रिकवरी नहीं कर सकते। गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले में कुछ होता नहीं है ना, तो वो क्या है, जो गिफ्ट आपने एक बार दे दिए तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो पी ने क्या किया, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं उसको भी। पी ने क्या किया, एक गोल्डन चैन अपने फ्रेंड क्यू को दी, बाद में उससे झगड़ा हो गया और बोला मुझे ये वापस चाहिए, तो इस तरह वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट में बोला कि मुझे ये मेरा गोल्डन चैन इससे वापस चाहिए, तो बोला नहीं, जो गिफ्ट आप दे चुके हैं वो उसके लिए हम रिटर्न नहीं करा सकते। तो बोला ठीक है, आप रिटर्न नहीं करा सकते, उसका पेमेंट मुझे करा दो। तो कहता है आपने उसको एज अ गिफ्ट दिया है, इसलिए उसका आप रिकवरी, उसका जो अमाउंट है वो आप रिकवरी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन, प्रॉमिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी।
अगर चैरिटी के लिए किया है, चैरिटी के लिए कोई हमने प्रॉमिस किया है तो उसके लिए भी कोई कंसिडरेशन नहीं होता, लेकिन वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। इस पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ ए है, ए ने प्रॉमिस किया कि ये टेंपल के लिए मैं 25,000 दूंगा, तो आप ये इसका टेंपल का कंस्ट्रक्शन शुरू करो। तो अब बाद में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, काम चालू हो गया, लेकिन बाद में वो ए ने बोला कि मैं तो नहीं दे सकता, मैं नहीं देगा। तो फिर जो ट्रस्टी थे वो कोर्ट में चले गए कि ऐसे ए ने प्रॉमिस किया था और अब वो पेमेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कोर्ट ने उसको बोला कि ये एक तरह का ग्रेचुइटियस प्रॉमिस है, तो इसको आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। और जो ए है, ए इज़ लायबल टू पे 25,000 टू द टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप एग्ज़ाम्पल याद रखेंगे तो आपको इजीली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये कंसिडरेशन के ऊपर आपको इतना मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। इसमें भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, बाय देन।